नमस्कार। आज हम 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय इतिहास में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, खासतौर पर वो समय जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तो चलिए बात शुरू करते हैं 1914 से। पहला विश्व युद्ध छिड़ा। एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस वगैरह, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। अब भारत तो सीधे इसमें शामिल नहीं था, पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, तो असर तो पड़ना ही था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि शुरुआत में भारत के लगभग सभी बड़े राजनीतिक गुटों ने ब्रिटेन का साथ देने का फैसला किया। यहाँ तक कि तिलक और गांधी जैसे बड़े नेताओं ने भी सरकार की मदद की। मतलब गांवों से पैसा और सैनिक जुटाने में भी मदद की। इसके पीछे एक उम्मीद थी। उम्मीद? क्या उम्मीद थी वो? क्या उन्हें लगा कि भाई इस वफादारी के बदले में कुछ मिलेगा? बिल्कुल। उम्मीद ये थी कि युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे तो बदले में उन्हें स्वशासन यानी स्वराज की तरफ कुछ कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये उम्मीद जल्दी ही टूटने लगी। नेताओं को ये एहसास हो गया कि ब्रिटेन और उसके साथियों का असली मकसद तो अपने साम्राज्य को बचाना है, भारत को अधिकार देना नहीं। और इसी दौरान एक और मुश्किल खड़ी हो गई, ब्रिटेन का तुर्की के खिलाफ लड़ना। इसका क्या असर हुआ, खासकर भारत के मुसलमानों पर? हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ था। देखिए, तुर्की के सुल्तान को दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, अपना सबसे बड़ा धार्मिक नेता। तो जब ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ ही जंग छेड़ दी तो भारत के मुसलमानों में बहुत गुस्सा फैला, और इसका नतीजा मुस्लिम लीग, जो अब तक ब्रिटिश सरकार की तरफ झुकी हुई मानी जाती थी, उसका भी मोहभंग हुआ और वो कांग्रेस के नजदीक आने लगी। ये सब लॉर्ड हार्डिंग के गवर्नर जनरल रहते हुए हो रहा था। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हम ये सब उस समय के नजरिए और स्रोतों के आधार पर बता रहे हैं। तो एक तरफ तो ये युद्ध और उससे जुड़ी राजनीतिक खींचतान चल रही थी, और दूसरी तरफ, जैसा आपने बताया, और स्रोत भी कहते हैं, कनाडा में एक घटना हुई जिसने दुनिया भर में बसे भारतीयों और भारत में राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। कामागाटा मारू घटना, ये क्या मामला था? हाँ, कामागाटा मारू ये घटना सीधे तौर पर कनाडा के उन इमिग्रेशन कानूनों से जुड़ी थी जो भारतीयों का कनाडा आना मुश्किल बनाते थे, खासकर उनका जो सीधे भारत से नहीं आ रहे होते थे। दरअसल ये एक तरीका था एशियाई लोगों को बाहर रखने का। अच्छा, तो क्या किसी ने इन कानूनों को चुनौती देने की कोशिश की? हाँ, बाबा गुरदित सिंह ने। वो पंजाब के एक व्यापारी थे। उन्होंने 1914 में हांगकांग से कामागाटा मारू नाम का एक जापानी जहाज किराए पर लिया और 376 भारतीय यात्रियों को लेकर, जिनमें ज्यादातर सिख थे, कनाडा के वैंकूवर के लिए निकल पड़े। मकसद था इस कानून को सीधी चुनौती देना। लेकिन वैंकूवर पहुंचने पर क्या हुआ? मतलब क्या उन्हें उतरने दिया गया? नहीं, कनाडा सरकार ने जहाज को बंदरगाह में घुसने ही नहीं दिया। यात्रियों को उतरने से रोक दिया गया। कई हफ्तों तक जहाज वहीं फंसा रहा। अरे फिर वहां कनाडा में बसे भारतीयों ने मदद के लिए शोर कमेटी बनाई। हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह जैसे लोग इसमें शामिल थे। उन्होंने आवाज उठाई, चंदा जमा किया, लेकिन कनाडा सरकार टस से मस नहीं हुई। बस कुछ गिने चुने यात्रियों को, जो या तो पहले से वहां रहते थे या जिनके कोई केस चल रहे थे, उन्हें उतरने दिया। बाकी सबको, पूरे जहाज को वापस भेज दिया गया। और वापसी वो कैसी रही? वो भी मुश्किल हुई होगी। वापसी तो और भी दुखद रही, बहुत दुखद। जब जहाज सितंबर 1914 में कलकत्ता के पास बजबज घाट पहुंचा तो यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार उन्हें शक की नज़र से देख रही थी। उन्हें विद्रोही माना जा रहा था। उन्हें जबरदस्ती ट्रेन में बिठाकर पंजाब भेजने की कोशिश हुई। इस बात पर यात्रियों और पुलिस में झड़प हो गई और फिर पुलिस ने गोली चला दी। हाँ, करीब 19 यात्री मारे गए, बहुत से घायल हुए और सैकड़ों को जेल में डाल दिया गया। बाप रे! इस पूरी घटना का असर क्या हुआ फिर? राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? असर बहुत गहरा हुआ। इस घटना ने ब्रिटिश राज का वो चेहरा सामने ला दिया जो दमनकारी था, नस्ल भेदी था। इसने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहां भी भारतीय बसे थे, उनमें ब्रिटेन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भर दिया। जो गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठन थे, उन्हें और बल मिला। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं रह गई थी। ये ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीयों की बेइज्जती और उनके दोयम दर्जे का प्रतीक बन गई। तो एक तरफ कामागाटा मारू जैसी घटनाओं से यह सब हो रहा था, वहीं भारत के अंदर भी राजनीतिक माहौल बदल रहा था। एक नई तरह की बेचैनी थी
जो एक नए आंदोलन को जन्म दे रही थी। और यहाँ हम आते हैं होम रूल लीग आंदोलन पर। 1916 का साल इस लिहाज से बहुत अहम लगता है। बिल्कुल सही। 1916 में 2 होम रूल लीग सामने आई। पहली आई अप्रैल में बेलगांव में। इसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। तिलक जी अभी अभी मांडले जेल से अपनी 6 साल की सजा काटकर लौटे थे और राजनीति में फिर से पूरी तरह सक्रिय होना चाह रहे थे। अच्छा, तो तिलक जी की लीग का काम करने का तरीका क्या था और किन इलाकों में इसका असर था? तिलक की लीग का असर मुख्य रूप से महाराष्ट्र, बस बंबई शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में था। उन्होंने अपने अखबारों का खूब इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी। मांगे साफ थीं, स्वराज मतलब स्वशासन, भाषा के आधार पर प्रांत बने और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई हो। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे और एनसी केलकर सचिव। संगठन काफी मजबूत माना जाता था। और दूसरी लीग एनी बेसेंट की थी, उनके काम करने का तरीका क्या तिलक जी से अलग था? हाँ, दूसरी लीग एनी बेसेंट ने शुरू की। वो आयरलैंड की थीं और थियोसॉफिकल सोसाइटी की बड़ी नेता थीं। उन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास के अड्यार में अपनी ऑल इंडिया होम रूल लीग शुरू की। उनका कार्य क्षेत्र तिलक की लीग वाले इलाकों को छोड़कर बाकी पूरा भारत था। जॉर्ज अरुंडेल इसके संगठन सचिव थे। बेसेंट की लीग की शाखाएं बहुत ज्यादा थीं, करीब 200, और फैली भी ज्यादा बड़े इलाके में थी। लेकिन शायद संगठन के मामले में तिलक की लीग जितनी मजबूत नहीं थी। तो ये दिलचस्प है कि 2 अलग-अलग लीग क्यों बनी? क्या उनके मकसदों में कोई बड़ा फर्क था? नहीं, मकसदों में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों का लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए होम रूल यानी स्वशासन हासिल करना, जैसे आयरलैंड में चल रहा था। मतलब अभी पूरी आजादी की मांग नहीं थी। दोनों लीग भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाना चाहती थीं। मीटिंग्स करना, लाइब्रेरीज खोलना, लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार करना, ये सब काम कर रही थीं। अलग लीग शायद इसलिए बनी क्योंकि तिलक और बेसेंट के काम करने के तरीकों में फर्क था। कुछ आपसी मतभेद भी रहे होंगे, लेकिन हाँ, दोनों ने आपस में एक तरह का तालमेल बनाकर रखा था। और ये आंदोलन इतना लोकप्रिय क्यों हुआ अचानक से? क्या वजह थी उस समय? दूसरा, पहले विश्व युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ गई थी, टैक्स बढ़ गए थे, आम लोग परेशान थे और उनका ब्रिटिश सरकार से भरोसा उठ रहा था। तीसरा, उस समय कांग्रेस थोड़ी सुस्त सी लग रही थी, खासकर जो नरमपंथी नेता थे उनके नेतृत्व में। तो एक तरह का राजनीतिक खालीपन था जिसे होम रूल लीग ने बहुत अच्छे से भरा। और क्या बड़े नेता भी इससे जुड़े जो पहले शायद कांग्रेस में थे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बड़े और उभरते हुए नेता जो शायद कांग्रेस की उस वक्त की धीमी चाल से खुश नहीं थे, वो होम रूल लीग से जुड़ गए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना भी, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, आप देखिए कितने बड़े नाम हैं। इन सब के जुड़ने से आंदोलन का कद और असर बहुत बढ़ गया। एनी बेसेंट का 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना, वो पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी इसी बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा था। लेकिन आंदोलन एकदम से ठंडा क्यों पड़ गया? मतलब इतनी तेजी से उठने के बाद? हाँ, ये भी हुआ। सरकार इसकी बढ़ती ताकत से डर गई। उसने फिर दमन का रास्ता अपनाया। जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके साथी जीएस अरुंडेल और बीपी वाडिया, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए। एस सुब्रमण्य आयर ने तो अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। लेकिन गिरफ्तारी से आंदोलन को झटका तो लगा। दूसरी तरफ तिलक जी एक मानहानि के केस के सिलसिले में लंदन चले गए, तो उनका नेतृत्व भी यहाँ नहीं रहा। और शायद सबसे बड़ा कारण था महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में आना। उनके सत्याग्रह के नए तरीके लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। तो धीरे धीरे राष्ट्रवादियों का ध्यान उधर जाने लगा और होम रूल आंदोलन पीछे छूट गया। तो 1916 सिर्फ होम रूल लीग के लिए ही नहीं जाना जाता। इसी साल लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय राजनीति की दिशा पर गहरा असर डाला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक, यूं कहेंगी, मील का पत्थर है। इसकी 2 बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धियां थीं। पहली क्या थी? क्या वो कांग्रेस के अंदर की कोई बात थी? हाँ, पहली उपलब्धि थी कांग्रेस के ही 2 धड़ों, नरम दल और गरम दल का 9 साल बाद फिर से एक हो जाना। आपको याद होगा 1907 में सूरत में कांग्रेस टूट गई थी। हाँ।
अब इतने सालों बाद दोनों तरफ के लोगों को ये समझ आ गया था कि भाई अलग अलग रहने से आंदोलन कमजोर हो रहा है। एनी बेसेंट और तिलक जी दोनों ने इस एकता के लिए बहुत कोशिशें की। साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे बड़े नरमपंथी नेताओं की मृत्यु भी हो चुकी थी, तो पुरानी कड़वाहटें कुछ कम हुई थीं। इसी माहौल में ये अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये तो वाकई कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी उपलब्धि जिसके बारे में शायद ज्यादा बात होती है, वो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ समझौता। इसे कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं और मजे की बात ये कि ठीक उसी समय लखनऊ में ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन चल रहा था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना उस समय कांग्रेस और लीग दोनों के सदस्य थे और इस समझौते के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन मुस्लिम लीग जो अब तक ज्यादातर कांग्रेस से दूरी बनाकर रखती थी, वो इस समझौते के लिए तैयार क्यों हो गई? क्या वजहें थी? कई वजह थीं जिनका हमने पहले भी जिक्र किया। एक तो तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन का युद्ध, इसने मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार से बहुत नाराज कर दिया था। फिर बंगाल विभाजन जो 1911 में रद्द कर दिया गया, वो भी लीग को पसंद नहीं आया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के मामले में भी सरकार का रवैया उन्हें ठीक नहीं लगा और साथ ही लीग के अंदर भी जिन्ना, वजीर हसन जैसे युवा नेताओं का असर बढ़ रहा था, जो चाहते थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर स्वशासन के लिए आवाज उठाई जाए। उन्हें लग रहा था कि अलग अलग लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, मिलकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। अच्छा, तो इस लखनऊ समझौते की मुख्य शर्तें क्या थी? मतलब किस बात पर दोनों सहमत हुए? सबसे अहम बात तो ये थी कि दोनों संगठन अब सरकार के सामने मिलकर राजनीतिक सुधारों की मांग रखेंगे। लेकिन इस समझौते की सबसे विवादास्पद शर्त, जिसका असर बहुत दूर तक गया, वो थी कांग्रेस का मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की मांग को मान लेना। ये व्यवस्था अंग्रेजों ने 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में लागू की थी और कांग्रेस पहले इसका विरोध करती थी। पृथक निर्वाचन मंडल को मान लेना, ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा कदम था। इसके बदले में लीग ने क्या माना? इसके बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वशासन यानी होम रूल या सेल्फ गवर्नमेंट की मांग का समर्थन किया। दोनों ने मिलकर संवैधानिक सुधारों की एक साझी योजना भी तैयार की, जिसे कांग्रेस लीग स्कीम कहा जाता है। इसमें विधान परिषदों को बड़ा करना, उनमें चुने हुए सदस्य ज्यादा हों, वाइस रॉय और गवर्नरों के अधिकार कम हों, ऐसी मांगें शामिल थीं। उस समय तो इस समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी जीत माना गया होगा, है ना? हाँ, उस समय तो इसे यकीनन हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम माना गया और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को काफी मजबूती भी दी। लेकिन जैसा कि बाद में इतिहासकार बताते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल को कांग्रेस द्वारा मान लेने के नतीजे अच्छे नहीं रहे। इसने कहीं न कहीं आगे चलकर बंटवारे की राजनीति को बल दिया। लेकिन उस वक्त, उस पल में ये एकता का एक बड़ा प्रतीक था। और फिर से ये साफ कर देना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में जो जानकारी है और उस दौर का जो संदर्भ है, उसी को सामने रख रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम ये देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध का जो दौर था वो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक बड़े बदलाव का, एक मंथन का समय था। युद्ध से जो निराशा हुई, जो आर्थिक बोझ पड़ा, उसने असंतोष को बढ़ाया। कामागाटा मारू जैसी घटनाओं ने ब्रिटिश राज के नस्लभेदी और अन्यायी चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया। और इसी माहौल में होम रूल लीग जैसे आंदोलनों ने स्वशासन की मांग को आम लोगों तक पहुंचाया, राजनीतिक सरगर्मी को तेज किया। फिर आया लखनऊ समझौता, जिसने कम से कम कुछ समय के लिए ही सही कांग्रेस और लीग को एक मंच पर ला खड़ा किया, भले ही इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी, पृथक निर्वाचन को स्वीकार करके। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं